हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में कवर करेंगे कि स्टेज या फिर पार्ट्स क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी कि पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में कवर किया था और गोल्डन रूल्स क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट के, रियल और नॉमिनल अकाउंट के कवर किए थे हमने। विद एग्जाम्पल कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट की स्टेज या फिर पार्ट्स क्या डबल एंट्री सिस्टम के। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है डबल एंट्री सिस्टम की उसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एक प्राइमरी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है जिसे जर्नल बोला जाता है। यानी कि ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर बिजनेस छोटा है, उसमें कम ट्रांजेक्शन्स होंगी तो सिर्फ जर्नल ही काफ़ी रहती है। लेकिन अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा होता है तो वहाँ पे सिर्फ जर्नल काफ़ी नहीं होती हैं, उसके अलावा सब डिवाइड कर दिया जाता है जर्नल्स को, जिसे सब्सिडरी बुक बोलते हैं। तो सब्सिडरी बुक से जब प्रिपेयर करनी पड़ती है तो यहाँ पे जो जर्नल और सब्सिडरी बुक होती है ये फर्स्ट स्टेज होती है डबल एंट्री सिस्टम की, जहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो वर्ड बना है, वर्ड ये क्लास वर्ड से बना है। जैसे कि हम स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हमारी क्लासेस बनाई होती हैं अलग अलग, +1 क्लास, +2 क्लास, जैसे आर्ट क्लास, कॉमर्स क्लास। तो यहाँ पे क्लास का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, कॉमर्स क्लास के अंदर जितने बच्चे होते हैं वो सभी कॉमर्स के ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब ये सेम है कि यहाँ पे जब क्लास बना दी जाती है यानी कि सेम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को जब हम एक जगह पे एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो अकाउंट के अंदर क्लासिफिकेशन को लेजर नाम से नोट किया गया। लेजर्स में क्या होता है कि जितनी भी सिमिलर ट्रांजेक्शन्स होती है यानी कि जिस ट्रांजेक्शन का नेचर एक समान होता है, एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देते हैं जिसे लेजर बोला जाता है। तो ये जब जर्नल बना दी जाती है, जर्नल के अंदर तो हमने सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया होता है। तो यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन है जो अलग अलग नेचर की रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल्स के अंदर। लेकिन आगे जब हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई के अंदर जो स्पेसिफिक जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं सिमिलर नेचर की उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं ये हर एक अलग अलग बनाया जाता है। हर एक ट्रांजेक्शन्स का पर्सनल अकाउंट का अलग बनाया जाता है, सेल अकाउंट का अलग, परचेज अकाउंट का अलग, डेटर्स का अलग, क्रेडिटर्स का अलग। तो यहाँ पे लेजर्स है जो ये डिनोट करती है कि जब भी हमें किसी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो हमें एक ही जगह पे जो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है समरी। समरी का मतलब क्या होता है कि जैसे समअप कर देते हैं हम, जैसे भी हम कोई स्टोरी वगैरह बनाते हैं तो लास्ट में उसकी समअप करते हैं, समरी करते हैं। तो इस तरीके से जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय हमें समरी करनी पड़ती है उसकी। तो जब लेजर्स अकाउंट बन जाते हैं तो लेजर्स अकाउंट्स के बैलेंस आते हैं हमारे पास, कुछ बैलेंस डेबिट आते हैं, कुछ क्रेडिट आते हैं। तो लेजर अकाउंट के जितने भी बैलेंसेज होते हैं, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, उसको पोस्ट कर दिया जाता है जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी लेजर्स के बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस सारे पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की दोनों ही साइड, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जो इक्वल आनी जरूरी होती है। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ से हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं लेजर के अंदर वो बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है, और ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना और नेट लॉस कितना है। आगे बैलेंस शीट भी हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता जाती है कि बिजनेस के पास असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट की हेल्प से जो पता चल जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, यानी कि फ़ायदा क्या है डबल एंट्री सिस्टम करने का, या फिर इसका पॉपुलर होने का कारण क्या है। सबसे पहले आता है साइंटिफिक सिस्टम, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की जाती हैं, डबल एंट्री बेस्ड पे रिकॉर्ड की जाती हैं, जो एक साइंटिफिक तरीका होता है जो ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर अडोप्ट किया जाता है। तो ये इसकी पॉपुलर होने का रीज़न है डबल एंट्री सिस्टम का, कि सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है कुछ रूल्स को फॉलो करके,
तो यहाँ पे इस सिस्टम में इस कारण से ज़्यादा साइंटिफिक है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम जो बुक कीपिंग के अदर सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हर एक ट्रांजेक्शन्स का जो कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे अलग अलग अकाउंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं हम, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन है जो छूटे ना। हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और प्रॉपर तरीके से डेबिट और क्रेडिट तरीके से हम इसको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बेस पे, यानी कि गोल्डन रूल जो होते हैं अकाउंट्स, उसके बेस पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इस कारण से जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हर एक ट्रांजेक्शन को मेनटेन किया जाता है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है डिटेल की, तो हर एक ट्रांजेक्शन्स की डिटेल है जो इजीली तरीके से हमें टाइम की मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, ताकि उसके बेस पे हम फ्यूचर का जो प्लान कर पाएँ। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जितने भी लेजर्स अकाउंट के बैलेंस होते हैं उन बैलेंस को पोस्ट कर दिया जाता है डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी जरूरी होती है। तो जब ट्रायल बैलेंस की दोनों ही साइड इक्वल आ जाती हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल साइड आती हैं, जिससे हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि कोई भी मैथमेटिकल है जो मतलब कि मिस्टेक नहीं की गया, अकाउंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं, तो ये हमें ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो पता चल जाती हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब ट्रायल बैलेंस बना दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रोस प्रॉफिट कितना और ग्रोस लॉस कितना है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना नेट प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कितना सफ़र किया गया है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन की जो नॉलेज होती है वो हमें बैलेंस शीट की हेल्प से पता चलती है कि जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, तो बैलेंस शीट की हेल्प से फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि बिजनेस के अंदर असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो एक अलग अलग अकाउंट जो ओपन किए जाते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के, हर एक असेट्स के, हर एक लायबिलिटी के, जिससे हमें हेल्प मिलती है आसानी से जानने के लिए कि कितनी एक्चुअल में हमारे पास बिजनेस के अंदर असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल अवेलेबल है। तो जो ये बैलेंस शीट होती है प्रिपेयर की जाती है, एक स्क्रीन पिक्चर शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस के बारे में एक सर्टेन मोमेंट पे, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है कंटिन्यू रहती है। इसको हम मतलब कि जब दिखाते हैं एज ऑन करके दिखाते हैं, जो इसकी डेट डाली जाती है, तो एक सर्टेन मोमेंट के अंदर हमें ये बताती है कि कितना एक सर्टेन मोमेंट पे वैल्यू है असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का। जो बैलेंस शीट होती है ये प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट देती है हमें कि कितनी वैल्यू है जो ऑन्ड है एंटरप्राइज़ के ऊपर, कि उस वैल्यू के अगेंस्ट कितनी है जो क्रेडिटर्स या फिर ऑनर्स की है जो कैपिटल पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही साइड इक्वल होती हैं। तो जो पैसा कैपिटल से या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी से लिया तो उसी पैसे का इस्तेमाल करके आगे असेट्स खरीदी जाती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन पर चल जाती है बैलेंस शीट बनाने से कि कितनी असेट्स के अगेंस्ट कितनी लायबिलिटी पड़ी है और कितनी उसको ऑनर की कैपिटल है जो असेट्स के अगेंस्ट पड़ी है। नेक्स्ट आते हैं नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। तो इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पता चल जाती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता चलती है? सबसे पहले कि कितनी अमाउंट है सेल की, कितनी परचेज़ की है और कितना लास्ट में स्टॉक बच गया, कितनी अमाउंट अभी रिसीव करनी बाकी है कस्टमर से, मतलब डेटर से कितना पैसा लेना बाकी है, कितना अमाउंट है जो सप्लायर को देना बाकी है, इनकी क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना बाकी है, कितना अमाउंट है जो हर एक हेड का अभी पड़ा है खर्चों के रूप में, कितने खर्चे हो गए हैं। तो ये सारा पता चल जाता है हमें, कितना पैसा कमा लिया गया और कितना अभी इनकम में रिसीव होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। नेक्स्ट आती है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की। यहाँ पे फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन को बिल्कुल रूल्स को फॉलो करके जो रिकॉर्ड किया जाता है, हर एक एस्पेक्ट का जो कवर किया जाता है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस जो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है बुक कीपिंग का रिकॉर्ड किया था हर एक ट्रांजेक्शन को 2 अकाउंट्स के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं रहता, कोई भी किसी तरीके की मैनिपुलेशन हो सके, धोखाधड़ी हो सके। तो यहाँ पे कुछ अगर मैनिपुलेशन होता भी है तो उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है जो कोई ना कोई गड़बड़ होने के कारण है, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है जो नहीं रहेगी। क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन के अंदर कोई धोखाधड़ी की जाती है तो वहाँ से हमें पता चल जाती है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी जरूरी होती हैं। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल नहीं आती हैं तो मतलब कि
कुछ ना कुछ धोखाधड़ी की गई है ऊपर ट्रांजेक्शन्स के अंदर, जो हमने लेजर्स के अंदर पोस्ट की थी, और जो लेजर्स अकाउंट बनाए जाते हैं वो जर्नल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो जर्नल्स के अंदर जो भी कोई गड़बड़ी की जाती है तो वो हमें पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं फ्रॉड करने के। अगर फ्रॉड होता है तो वो ईजिली डिटेक्ट किया जाता है जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट होता है लीगल अप्रूवल। लीगल अप्रूवल में क्या होता है कि जब भी कानूनी रूप से कुछ अप्रूवल लेना होता है तो वहाँ पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखे होंगे तो वो हेल्प करेंगे लीगल अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि जब भी लीगल अप्रूवल दिया जाता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे एक सबूतों के तौर पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो लीगल अप्रूवल है जो ले सके। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्पेसिफाइड रूल को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड की जाती हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए गए हैं, जो ट्रूली एक्सेप्टेड होते हैं, रिलायबल होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं कंपनी एक्ट के तहत, और जो अदर एक्ट होते हैं उसके तहत विश्वास योग्य होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी अकाउंट्स होते हैं रूल्स को जब फॉलो करके बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर है जो रिलायबिलिटी बनी रहती है, विश्वास बना रहता है। इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें। डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे जो टैक्स अथॉरिटी होती है वो भी कहती है कि बुक्स को मेंटेन किया जाए डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। तो ये जो एक्सेप्टेड होते हैं अकाउंट कोर्ट द्वारा कानूनी रूप से जो ये एक एविडेंस का भी काम करते हैं, यानी कि एविडेंस होता है सबूतों के तौर पे जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए गए हैं तो ये कानूनी रूप से जो इसको स्वीकृति मिली हुई है। नेक्स्ट आता है कंपेरेटिव स्टडी। तो जब हम प्रॉपर तरीके से हर एक अकाउंट्स को मेंटेन करके चलेंगे तो यहाँ पे हमें आसानी हो जाएगी कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन चाहे वो इनकम का करें चाहे वो एक्सपेंडिचर का करें, तो मैनेजमेंट क्या करते हैं कंपेयर करती है खर्चों का, करंट ईयर के खर्चों का प्रीवियस ईयर के खर्चों के साथ कंपैरिजन करके पता लगाती है कि कहीं कुछ ऐसे खर्चे तो नहीं है जो मतलब कि ज़्यादा कर दिए गए हैं, बेफालतू में खर्च कर दिए गए, यानी अनरीजनेबल खर्च तो नहीं किया गया पैसा, जिससे अगर लगता है मैनेजमेंट को कोई कुछ फालतू खर्च कर दिया गया तो उन खर्चों को जो ख़त्म करने के लिए एक्शंस ले जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि जो कुछ किसी भी तरीके के जो वेस्टेज ना हो पाए। इसी तरीके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो बैलेंस शीट होती है एक साल की, वो कंपेयर की जा सकती है प्रीवियस ईयर के साथ, ताकि जो भी चेंजेस आते हैं उससे पता लगा पाएँ कि इन फ्यूचर में मतलब क्या सिचुएशन रह सकते हैं। उसको प्रेडिक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जब भी वो प्लानिंग कर रही होती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जब प्लान कर रही होती है फ्यूचर को, तो फ्यूचर को प्लान करने के लिए उसे करंट ईयर का डाटा चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर का डाटा चाहिए होता है। तो जब करंट ईयर प्रीवियस ईयर का डाटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया होगा तो ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के कारण जो कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगा, जिसके बेस पे मैनेजमेंट जो आगे डिसीजन मेकिंग आसानी से कर पाएगी। नेक्स्ट आता है हेल्प मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेने में हेल्प होती है कि जब भी प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी मैनेजमेंट को, जब प्रॉपर तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन्स का जो ईमानदारी से रिकॉर्ड किया गया होगा, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस करके रिकॉर्ड किया गया ट्रांजेक्शन को, जिसके बेस पे जो मैनेजमेंट आगे फर्दर फ्यूचर को लेकर के जो प्लान कर सकते हैं, डिसीजन ले सकती है। स्टेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। जितने भी टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं हर किसी के लिए सिस्टम मतलब फिट बैठता है कि जो ये सिस्टम होते हैं फ्लेक्सिबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। कन्वेंट मतलब कि आसान है, ये चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे एडवांटेज के बाद इसकी कमियां क्या आती है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कवर करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम की कमियां क्या रहती हैं। कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ बुक्स का जो मेंटेन करना पड़ता है, जो बहुत सारा एक्सपेंसिव हो जाता है, यानी कि महंगा पड़ता है। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था जब इसकी मेन मीनिंग के हमने कवर किया था आज की क्लास में, कि अगर छोटा बिजनेस है तो ठीक है, एक अकाउंट बना लेगा, जर्नल बना लेगा, लेकिन अगर बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो उसको सब्सिडी बुक बनानी पड़ती है, परचेज बुक बनानी पड़ती है, सेल बुक बनानी पड़ती है, कैश बुक बनानी पड़ती है, परचेज रिटर्न बुक बनानी पड़ती है, सेल रिटर्न बुक बनानी पड़ती है, बिल रिसेबल बुक बनानी पड़ती है, बिल्स पेबल्स बुक बनानी पड़ती है। इनके अलावा जो अगर ट्रांजेक्शन रहे तो आगे नेक्स्ट हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा उससे एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा तरीका अडोप्ट करना। कहते हैं थोड़ा टिपिकल होता है इसको रूल्स जो डेबिट और क्रेडिट के अप्लाई करना, क्योंकि बिना नॉलेज के जो रूल्स डेबिट और क्रेडिट रूल की जिसको नॉलेज नहीं है तो वो अकाउंट्स को नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन होना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना, ट्रेनिंग होना ज़रूरी होती है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो डबल एंट्री बेस्ड के ऊपर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए
जब एक पर्सन को अकाउंट के बारे में नॉलेज होगी कि किस नेचर के अकाउंट को हमने डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, तभी ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर पाएगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाता है कि रूल्स को जो अप्लाई करना, डेबिट क्रेडिट के रूल को अप्लाई करना बिना नॉलेज के मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि सिर्फ यहाँ से हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है कि जैसे हमने समझा था अभी पिछले मतलब कंसेप्ट में कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब ट्रायल बैलेंस अकाउंट प्रिपेयर किया था तो वहाँ पर उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी जरूरी होती है। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आते तो मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी पाई गई है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी का पता चलता है, इसके अलावा और कोई पता नहीं चलता। जैसे एरर ऑफ ओमिशन का पता नहीं चल पाता। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी भूल गए हैं, ओमिशन का मतलब है भूल जाना। अगर हमने ट्रांजेक्शन भूल गए हैं रिकॉर्ड करने तो यहाँ पे कैसे पता लगा पाएंगे जब वो ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो फिर भी इक्वल आई जाने, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स क्या कर दी गई, ओमिट कर दी गई, छोड़ दी गई है। तो ट्रायल बैलेंस से तो पता नहीं लगा पाएंगे ट्रायल बैलेंस की हेल्प से भी कि क्या कौन सी ट्रांजेक्शन जो भूल गए हैं रिकॉर्ड करनी। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब होता है गलत अमाउंट से जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 5000 रिकॉर्ड करना था 500 रिकॉर्ड कर लिया, तब भी ये जो अकाउंट्स ने ट्रायल बैलेंस अकाउंट ने इक्वल ही आना है, क्योंकि दोनों ही साइड हमने 500 डेबिट भी हमने 500 से कर दिया, क्रेडिट भी हमने 500 से कर दिया। तो यहाँ पे तब भी ये जो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ से फिर भी हम इस टाइप की गलती का जो पता नहीं लगा पाए। नेक्स्ट आते हैं एरर प्रिंसिपल, कि जब हम गलत प्रिंसिपल को लागू कर देते हैं तब भी ये जो इसकी एरर्स का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मशीनरी परचेज़ की गई है, तो यहाँ पे जब मशीनरी परचेज़ की गई तो इसको मशीनरी अकाउंट में दिखाना चाहिए था, जबकि इसको परचेज अकाउंट में दिखा दे, तो ये तो गलत किया। तो जब प्रिंसिपल ही गलत लागू कर दिया जाता है तो इस तरीके की जो गलती होती है इसको भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं जब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। तो यही एक कमी रहती है डबल एंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट होती है कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि एक गलती को दूसरी गलती ने छुपा लिया, कंपनसेट कर लिया। तो जब एक एरर के इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाता है दूसरी एरर के इफ़ेक्ट से, यानी कि एक गलती को कैंसिल हो गया दूसरी गलती करने से, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, कंपनसेट होगी एरर। कंपनसेशन का मतलब कि क्षतिपूर्ति होगी है। तो जब एक एरर को दूसरी एरर द्वारा डिटेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पे फिर कैसे पता चल पाएगा कि कौन सी गलती हुई है, तो ट्रायल बैलेंस है ये नहीं पता लगा पाता। तो ये जनरल मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम के जो कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं, कुछ कमियां रहती हैं। कहते हैं कि एन एनालिसिस ऑफ द अवर डिसएडवांटेज की, जैसे हमने अभी ये कमियां इसकी पढ़ी हैं डबल एंट्री सिस्टम के, तो इससे रिवील हो जाता है दिस अराइज ड्यू टू द इनएफिशिएंसी एंड केयरलेस ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे जो कमी रहती है वो किसके अंदर रहती है, पर्सन के अंदर रहती है जो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा होता है। यानी कि जो इंसान बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा उसकी केयरलेस के कारण, उसकी इनएफिशिएंसी के कारण ही ये कमियाँ जो अराइज होती हैं। जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम का, ये हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ओमिटिंग रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि जो ओमिटिंग होती है, ओमिटिंग यानी कि भूल जाना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, तो ये किसकी गलती है, इंसान की गलती है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। कहते हैं वो जब रिकॉर्ड करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि एरर ऑफ कमीशन, तो ये गलतियां इंसानों की होती हैं। द सिस्टम हैज़ प्रूव दैट सिस्टमेटिक, जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम ये तो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है और फ्लेक्सिबल है। कहते हैं यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑल कंट्री, जो ज़्यादातर हर एक कंट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सार कहना चाहता है, ये कहते हैं कि अगर डिसएडवांटेजेस जो इसके पड़े अभी हमने डबल एंट्री सिस्टम के, कहते हैं ये इंसान की इनएफिशिएंसी उसके केयरलेस के कारण आती हैं। जो ये डबल एंट्री सिस्टम है इसके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं होती अगर इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। जो इंसान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छी नॉलेज रखता है, अगर उसको बुक्स को मेंटेन करते डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे, तो कहते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका है, बिल्कुल बढ़िया तरीका है ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, जो ओवरऑल कंट्रीज़ के अंदर है जो अडोप्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था बच्चों। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर बनता है जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे जैसे हमने अब तक जो लास्ट चैप्टर करे हैं बिल्कुल डिटेल में कवर करे हैं, ऐसे हम जर्नल में बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।